अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 का पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल। चैप्टर नंबर 1 में बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला हम पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा इसका दूसरा नाम क्या होता है? शुगर। अगर कोई शुगर कहे, अगर कार्बोहाइड्रेट का ये सेम। इसके अलावा क्या नाम होता है बेटा? सैकराइड। ये 3 नाम याद रखने। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज शुगर, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज सैकराइड। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रही हूँ उसके बारे में बेटा? शुगर है, सैकराइड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या है बेटा? इसके पास ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं पेपर में पूछते हैं। एक या तो कीटोन ग्रुप होगा या फिर आपके पास कौन सा होगा बेटा? एल्डिहाइड। अगर तो आपके पास वो शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? शुगर कीटोज शुगर। वो शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी बेटा? एल्डोज शुगर। क्लियर है? कीटोज शुगर कौन सी शुगर? वो कार्बोहाइड्रेट वाली शुगर। वो शुगर जिसके अंदर कीटोन ग्रुप है वो कीटोज शुगर, जिसमें एल्डोज ग्रुप है वो एल्डिहाइड शुगर। ये 2 ग्रुप्स पाए जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा सैकराइड। अब ये याद रखना, ओज का मतलब जहाँ पे भी ओज आ रहा है एंड में, इसका मतलब वो क्या है भाई? बेटा एक शुगर। जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, अभी हम एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। यहाँ तक समझ आया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मज़ीद देखा जाए कार्बोहाइड्रेट को, मज़ीद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी क्लासेस के साथ पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को डिस्क्राइब किया जाता है मोनोसेक्राइड में। इसकी क्लासिफिकेशन में दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? ओलिगोसेक्राइड। और नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा? पॉलीसेक्राइड। 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, अकेली। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा आपके पास? मैनी। अगर तो आपके पास एक सिंगल शुगर है, सिंगल कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसेक्राइड। अगर मैं कहूँ सपोज करो 2 मोनोसेक्राइड जोड़ दिए, मैंने 3 मोनोसेक्राइड जोड़ दिए, मैंने 4 मोनोसेक्राइड जोड़ दिए, तो आपके पास डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स मैंने जोड़ दिए, तो वो क्या कहला रहा है बेटा आपके पास? ओलिगोसेक्राइड। अच्छा, रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके कहाँ तक? 10 तक। अगर 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, मजीद कहाँ तक लेके जा सकती हूँ? 10 तक। तो ये आपके पास क्या होगा बेटा? ओलिगोसेक्राइड। और मजीद अगर मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपके पास मैनी, मैनी से क्या मुराद है बेटा? 10 से ज़्यादा हो गए, अब आपके पास क्या कहलाएगा? वो पॉलीसेक्राइड। मोनो, ओलिगो में, पॉली में क्लियर है? मोनोसेक्राइड बेटा जो आपके पास होती है वो सबसे ज़्यादा स्वीट शुगर होती है। ओलिगो क्या होगी? इसके मुकाबले में लेस स्वीट होगी। पॉली क्या होगी बेटा आपके पास? इसको टेस्टलेस कंसीडर करते हैं हम। मोनोसेक्राइड क्या है बेटा? हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस समझो यहाँ पे, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? ये वर्ड गौर करो बेटा। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर रहे हैं क्या डाल के? वाटर डाल के। मैंने क्या किया बेटा कि आपके पास लिया मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया? वाटर। जैसे ही मैंने इस मॉलिक्यूल के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो आपके पास क्या होगा बेटा? बताओ जल्दी से। अगर मैंने मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो क्या होगा? बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो किस में टूट जाएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा आपके पास? मैक्रो मॉलिक्यूल को, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना वाटर को ऐड करके। हाइड्रोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन कर दी। मैंने एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या डाल के? वाटर को ऐड करके। तो दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। अब मैं कह रही हूँ कि मोनोसेक्राइड इज अ सिंगल शुगर। अगर एक सिंगल ही, इसको मजीद, ये छोटा माइक्रो मॉलिक्यूल ही है, मजीद तोड़ सकती हूँ क्या मैं? नहीं तोड़ सकती। तो क्या इसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती। अब ओलिगोसेक्राइड के बारे में कह रही हूँ। अब ये 2 हैं, ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना होगा। इस बड़े मॉलिक्यूल को मैं तोड़ सकती हूँ? हाँ तोड़ सकती हूँ। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी? बिल्कुल होगी। क्या इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी बेटा? जी बिल्कुल होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर मोनोसेक्राइड की बात करें, मोनोसेक्राइड बेटा वाटर में सॉल्यूबल है, पानी में आराम से हल हो जाते हैं। अगर ये हल हो जाते तो ओलिगो क्या होगा? लेस सॉल्यूबल होगा। तो पॉली क्या होगा बेटा? इनसॉल्यूबल है।
ये डिफरेंसेस क्लियर है। मोनोसेक्राइड के बारे में हमने क्या कहा, सिंगल है। ओलिगो के बारे में क्या कहा बेटा, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड जोड़े हैं तो ओलिगो कहलाता है। पॉली के बारे में क्या कहा, अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलीसेक्राइड कहलाएगा। मोनोसेक्राइड क्या होता है, स्वीट होता है, जो कैरेक्टर इसके पास है वो कैरेक्टर आगे की तरफ कम होता जाएगा। ये स्वीट है तो ये लेस स्वीट है, ये टेस्टलेस हो गया। इसकी हाइड्रोलाइसिस अगर नहीं हो सकती तो इन दोनों की हो सकती है। अगर ये वाटर में सॉल्यूबल है तो इसके मुकाबले में कम होगा, और ये क्या होगा, पूरा प्योरली आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जब डिस्कस करेंगे बेटा, अब सिर्फ डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड को। मोनोसेक्राइड आपके पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन की गई है, आपके पास जो है वो है मोनोसेक्राइड। हमने पढ़ लिया सिंगल शुगर हो गया, उसके अलावा क्या पढ़ लिया बेटा इसके बारे में, ये स्वीट होता है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा इसकी हाइड्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते, उसके अलावा क्या पढ़ लिया हमने, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते तो सॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर है, इस चीज़ को मैं वापसी रिपीट नहीं कर रही, नीचे पीछे हमने ये चीज़ पढ़ ली। स्वीट हो गया, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, वाटर में सॉल्यूबल है और सिंगल है। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, यहाँ गौर करो। ओके, मोनोसेक्राइड में क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड का जर्नल फॉर्मूला पूछा जाए, जर्नल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड क्या फॉर्मूला है, CnH2nOn। ये जर्नल फॉर्मूला MCQs में आता है। मोनोसेक्राइड का जर्नल फॉर्मूला क्या है, CnH2nOn। अब इस जर्नल फॉर्मूला से एक बात मैं ऐड कर रही हूँ बेटा, मोनोसेक्राइड में कार्बन कहाँ से कहाँ से सकते हैं बेटा, 3 से लेके 7 तक कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक रेंज बता दी मैंने, 3 से लेके 7 तक। इसका मतलब जो n यहाँ पे लगा है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 3 से लेके 7 तक हो सकता है। अब मैं कह रही हूँ, अब यहाँ पे आपने खुद भी सॉल्व करते जाना है। क्या कह रही हूँ बेटा, जर्नल फॉर्मूला मुझे पता लग गया CnH2nOn, n मुझे पता लग गया कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 3 से लेके 7 तक हो सकता है। अगर मैं कहूँ n की वैल्यू पुट कर दो, अगर n = 3 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन n है, n क्या हो जाएगा यहाँ पे C3, 2 आ गया बेटा यहाँ पे, 2 × 3, 3 2 सा क्या होता है बेटा 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन अगेन क्या हो जाएगा 3। समझ आया क्या किया, नेक्स्ट देखो अगर नहीं समझ आया। अब मैं कह रही हूँ n = 4, तो कार्बन 4 हो गया, 4 2 सा क्या होता है 8, अगेन ऑक्सीजन आपके पास क्या हो गया बेटा 4 हो गया। अब मैं कह रही हूँ n = 5, क्या होगा C5H10O5। अगर मैं कहूँ n = 6, C6H12O6, n = 7, C7H14O7। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो बेटा। अब देखो, अगर आपके पास 3 कार्बन है, ट्राई 3 आपके पास है, ओस का मतलब शुगर, तो ये कौन सी शुगर होगी, ट्रायोस शुगर। 4 कार्बन है तो कौन सी शुगर, टेट्रोस शुगर। 5 कार्बन है तो कौन सी शुगर, पेंटोस शुगर। 6 कार्बन है तो कौन सी शुगर, हेक्सोस शुगर। 7 कार्बन है तो हेप्टोस शुगर। अगर पूछा जाए ट्रायोस शुगर का फॉर्मूला, हमें पता है ट्राई 3 हो गया, इस फॉर्मूले में जस्ट 3 डालना है, आपको फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है बेटा, तो क्या क्या हो गया, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस शुगर। अब इसकी एग्जांपल्स पूछी जाती है। ट्रायोस की एग्जांपल क्या है बेटा, ग्लाइसरल, एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोस की एग्जांपल क्या है बेटा आपके पास, टेट्रोस की एग्जांपल क्या है बेटा आपके पास, एरिथोस एंड एरिथुलोस। पेंटोस शुगर की क्या है बेटा, राइबोस, राइब्यूलोस। हेक्सोस शुगर की ग्लूकोस, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोस। हेप्टोस शुगर की क्या है, ग्लूकोहेप्टोस। ये एग्जाम्पल आपको पक्की याद होनी चाहिए। ट्रायोस की क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। टेट्रोस की एरिथोस, एरिथ्लोस। पेंटोस की राइबोस, राइबुलोस। हेक्सोस की ग्लूकोस, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोस। और हेप्टोस की क्या है, ग्लूकोहेप्टोस। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लो कि ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन कब बनते हैं, ये आपके पास जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे वहाँ पे बनेंगे। एरिथोस, एरिथ्लोस कहाँ पे पाया जाता है, बैक्टीरियाज के अंदर बेटा ये शुगर पाई जाती है। राइबोस, राइबुलोस सुना है, कहाँ पे पड़ा है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, भाई आपके पास न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। ग्लूकोज कहाँ पे होता है, ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर। आपके ब्लड के अंदर जो शुगर है, कहते हैं ना शुगर हो गई है, भाई ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गई है, कौन सी शुगर बढ़ गई है, ग्लूकोज बढ़ गया आपके पास। उसके अलावा फ्रक्टोस कौन सी शुगर है, इज फ्रूट शुगर।
ग्लैक्टोज कौन सी शुगर है बेटा? ग्लैक्टोज वो शुगर है जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर? मिल्क में। हम पढ़ेंगे मिल्क में कैसे प्रेजेंट है, समझ आया? ग्लूकोज इज ब्लड शुगर, फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, ग्लैक्टोज प्रेजेंट होती है मिल्क में कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गया? एंड द ग्लूकोहेप्टोज इस तरीके से पाई जाएगी। आपको ये कुछ जो स्पेसिफिक मैंने बताए हैं वो स्पेसिफिक आपको पता होने चाहिए मोनोसेक्राइड के बारे में। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए लाजमी। अब नेक्स्ट आपके पास देखो मोनोसेक्राइड के बारे में बेटा, नेक्स्ट मज़ीद पढ़ते हैं हम। क्या हो गया? ओके, हमने पढ़ लिया मोनोसेक्राइड के बारे में। अब अगर मैं आपको बुक दिखाऊं, ओके ये देखो बेटा, बुक में ये देखो आपके पास हमने क्या पढ़ लिया? हमने मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ लिया, मोनोसेक्राइड में फॉर्मूले के बारे में पढ़ लिया। ये आपको चार्ट मैंने पढ़ा दिया, ये चार्ट आपको पक्का याद हो जाना चाहिए, ठीक है? और कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो मैं बता चुकी हूँ। ग्लूकोज के बारे में और क्या याद रखना है कि रिप फ्रूट्स में होता है, स्वीट कॉर्न में होता है और हनी में होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, अब आपके पास देखो, अब कुछ शुगर के मैं नाम बताने जा रही हूँ। कौन सी शुगर? गौर करो, किस शुगर के नाम? मैंने क्या कहा था बेटा? वो शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप होता है वो कौन सी शुगर होती है बेटा? कीटोज शुगर होती है। वो शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कौन सी शुगर होती है? एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर की कुछ एग्जाम्पल याद रखनी है आपने। ग्लूकोज इज एन एल्डोज शुगर, गैलेक्टोज क्या है बेटा? एल्डोज शुगर, एंड मैनोस, ये एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोस कौन सी शुगर है? एल्डोज शुगर है। अगर कीटो शुगर की बात की जाए तो कौन सी शुगर? फ्रक्टोज, सॉर्बोस एंड सीकोस। ये 3 शुगर आपके पास कौन सी है? कीटोज शुगर। ये अच्छे से याद कर लेना, मे भी डिफरेंस में आ जाए, पूछ ले ग्लूकोज कौन सी शुगर है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोस एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज, सॉर्बोस एंड पिसिकोस कीटोज शुगर है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, अब आपके पास एक चीज़ बताने डिस्क्राइब मैं करने जा रही हूँ, वो गौर करो यहाँ पे। सपोज करो, अच्छा ग्लूकोज हम सुनते हुए हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ लिया हेक्सोज शुगर है तो फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। यहाँ देखो, सपोज करो ये ग्लूकोज को ही बनाया हुआ है मैंने कि 6 कार्बन लगे हुए हैं। अभी मैं सिर्फ बात क्या कर रही हूँ उस पर गौर करो। आपने पूरा स्ट्रक्चर देखना है और उस स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, आगे भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। अभी फिलहाल मैं क्या कह रही हूँ बेटा, नीचे का फर्स्ट लास्ट कार्बन है, उससे ऊपर ये कौन सा कार्बन होगा? सेकंड लास्ट कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन? ये लास्ट है तो ये क्या होगा? सेकंड लास्ट कार्बन। आपने चेन में नीचे से देखा, आपने उसके स्ट्रक्चर में नीचे से देखा, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर तो सेकंड लास्ट कार्बन के OH किस जगह पे लगा हुआ है बेटा? राइट साइड पे लगा हुआ है। अगर मैं कहूँ सेकंड लास्ट कार्बन के OH किधर लगा हुआ है बेटा? ये वाली कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन के OH राइट साइड में पाया जाएगा तो वो शुगर कहलाती है डी शुगर। अगर आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन के OH लेफ्ट में पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एल शुगर। इसकी फुल फॉर्म होती है डेक्स्टो रोटेटरी शुगर, इसकी फुल फॉर्म होती है लेवो रोटेटरी शुगर। अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि डी शुगर, एल शुगर। डी शुगर को हम कह सकते हैं राइट हैंड साइडेड शुगर, और एल शुगर को फिर हम सिंपल क्या कह सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइडेड। क्लियर है? फ़ायदा क्या है? अब आपने गौर करना है, यहाँ पे मैं पढ़ाने लगी हूँ रीज़न। पेपर में एक रीज़न बहुत ज़्यादा आता है, उस रीज़न को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डायबिटिक्स। क्या होता है डायबिटिक्स? व्हाट इज़ डायबिटिक्स? पता है बच्चा क्या है आपके पास डायबिटिक्स? अब गौर करो, बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई शुगर हो गई है, फलाना को शुगर हो गई है। क्या मतलब शुगर हो गई है? डायबिटिक्स पे गौर करो, क्या मतलब शुगर हो गई है? आपके पास पेनक्रियास है, पेनक्रियास के पास अल्फा सेल होता है, पेनक्रियास के पास बीटा सेल होता है। बेटा बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन बनाना। क्या काम है? इंसुलिन का काम क्या है? आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको स्टोर करके किस में कन्वर्ट कर देना? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारी बॉडी में पेनक्रियास है, अल्फा सेल है, बीटा सेल है। बीटा सेल में इंसुलिन है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को स्टोर करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। कर दिया कन्वर्ट, किसका काम है? इंसुलिन। अब सपोज करो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है बेटा? आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होगी,
और ब्रेक डाउन के नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, ग्लूकोज। ऐसा ही है, बन गया ग्लूकोज। अब ब्रेक डाउन हो गई, ग्लूकोज बन गया। हमारे ब्लड के अंदर शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बढ़ जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। इतनी ग्लूकोज हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करनी है अब, ये थोड़ी कि अब भी मैंने खाना खाया और सिर्फ अभी एनर्जी चाहिए, अब मैं खाना नहीं खाई तो मेरे पास एनर्जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज ज़्यादा हुआ ना, अब उसको क्या कर देगी, स्टोर। कहाँ पे स्टोर होता है बेटा, ये याद रखना, लिवर में स्टोर होता है। ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होगा, लिवर। किसकी फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। तो हमने जो खाना खाया और ग्लूकोज इतना बढ़ गया, हमारी बॉडी ने उसको स्टोर करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और कहाँ पे रख दिया, लिवर में। बेटा ये किसका काम है, ये इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्लियर है। अब किसी को क्या हो गई है बेटा, डायबिटिक्स। अगर किसी को डायबिटिक्स हो गई तो फिर क्या होगा, क्या अगर तो उसको डायबिटिक्स हो गई है बेटा, तो फिर क्या होगा आपके पास कि ग्लूकोज है, आपने खाना खाया कुछ भी, क्या आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ी है। क्या डायबिटिक्स में होता है, डायबिटिक्स में क्या होता है बेटा, बीटा सेल इंसुलिन सुफिशिएंट रिलीज नहीं कर पाते। सुफिशिएंट का मतलब इतनी क्वांटिटी रिलीज नहीं कर पा रही कि वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में अच्छे से कन्वर्ट कर सके। इसका मतलब इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स भी जो होते हैं, सपोज करो बेटा ये सेल है, यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, इंसुलिन आता है और इस रिसेप्टर से बाइंड होता है और अपना वर्क करना शुरू कर देता है। अगर तो ये रिसेप्टर ही खराब हो जाए, इंसुलिन ब्लड में है, क्या वो इंसुलिन काम कर सकेगा बेटा, नहीं कर सकेगा। सलाहियत तो है बेटा, कहीं मौका ही नहीं अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाने का, तो क्या होगा, क्या फ़ायदा ऐसी सलाहियत का जब आप वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो। ऐसी इंसुलिन है ब्लड में है लेकिन उसके रिसेप्टर ख़राब हो गए। जब उसके रिसेप्टर ख़राब हो गए हैं तो क्या वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, जी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो डायबिटिक्स में या तो बीटा सेल ख़राब हो, बीटा सेल ख़राब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा, या तो बेटा ये होगा कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स ख़राब हो गए, नहीं कंबाइन कर रहे, तो इंसुलिन है भी तब भी क्या हो रहा है आपके पास, काम नहीं कर पा रहा है वो, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में नहीं होगा। आपको ब्लड में ग्लूकोज क्या मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। अगर तो ग्लूकोज बढ़ी हुई है और इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, इसका मतलब उस पेशेंट को क्या हो गया, डायबिटीज। अब कोई शुगर ना बोले मेरे सामने कि भाई शुगर हो गई है, शुगर नहीं हुई है। व्हाट इज दिस, दिस इज डायबिटिक्स मलाइटस, इसको डायबिटिक मलाइटस कहते हैं। शुगर शुगर मत बोलना, शुगर तो बहुत सारी होती है, ठीक है, हमारी आम जबान में शुगर कह रहे होते हैं हम। क्लियर हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया, क्या हुआ, इंसुलिन के अंदर रिसेप्टर में खराबी या इंसुलिन बनने में खराबी, बीटा सेल में खराबी, जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। ये हो गया डायबिटिक्स। समझ आ गया डायबिटिक्स। रीज़न स्टार्ट करूँ मैं, रीज़न क्या है इसके अंदर, ये रीज़न आपके पास इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। क्या रीज़न है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है रीज़न। रीज़न देखो बेटा, डायबिटिक्स के जो पेशेंट है, हम डायबिटिक्स के पेशेंट को क्या दे सकते हैं बेटा, आर्टिफिशियल शुगर। तो आर्टिफिशियल शुगर जो है वो आपके पास क्या होती है, हार्मलेस होती है। हमने तो सुना है डायबिटिक्स को हम शुगर दे ही नहीं सकते, लेकिन ये आर्टिफिशियल शुगर क्या है, हार्मलेस है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही डायबिटिक्स वाली बॉडी में। क्यों, हमने क्या पढ़ा, अभी हमने डी और एल शुगर पढ़ा। अब डी और एल शुगर का क्या है, हमारी बॉडी में जितनी भी शुगर है, कौन सी है, डी शुगर। हमारी बॉडी में जितनी भी शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट कौन करता है, एंजाइम्स, तो डाइजेस्ट करने के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी कैसे होंगे, डी शुगर वाले होंगे या राइट हैंड साइडेड वाले एंजाइम्स होंगे। बात क्लियर हो रही है, बॉडी में जितनी शुगर है, डी शुगर है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होंगे वो कौन से होंगे, डी शुगर वाले ही होंगे। क्लियर है। अब मैंने दे दी है बॉडी में बेटा एल शुगर। अगर मैंने एल शुगर दी, क्या मेरे पास एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट कर सके, नहीं है। अगर मेरे पास एंजाइम डाइजेस्ट, अब बॉडी में मैंने कुछ लिया वो डाइजेस्ट ही नहीं हो, जब डाइजेस्ट नहीं होता मेरे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा क्या, क्या ये एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा। अगर ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये ब्लड में मिक्स नहीं हुआ, क्या आपकी बॉडी में कोई कैलोरी इंक्रीज हुई, नहीं हुई। समझ आ रही है बात, क्या कोई कैलोरी इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही। क्या ग्लूकोज बढ़ेगा आपकी बॉडी में, आपने शुगर खाया, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जब ब्लड के अंदर आया नहीं, क्या ग्लूकोज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे लिए हार्मलेस हो गया, क्योंकि क्या कंटेन करता है, 0 कैलोरीज, कोई कैलोरीज के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ेगा भी, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या कह रहे हैं हम ये कि आर्टिफिशियल शुगर क्या होती है, हार्मलेस होती है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब मैं अगर आपको ये रीज़न दिखाऊँ तो ये रीज़न यहाँ पर है,
यहाँ गौर करो, अब आप मुझे बताओ, दिस इज़ द कार्बन, लास्ट का सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH किस साइड पे लगा हुआ है बेटा, ये राइट साइड पे। तो ये शुगर क्या कहला रही, डी शुगर और राइट हैंड साइड शुगर। अब मैं क्या कह रही हूँ, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ लगा हुआ है बेटा, लेफ्ट साइड पे। क्या शुगर, एल शुगर या फिर लेफ्ट हैंड साइडेड शुगर। हमने क्या कहा कि हमारे पास हमारी बॉडी में जितने भी इंजाइम्स हैं बेटा, जितने भी इंजाइम्स हैं सारे कौन से हैं, राइट हैंड वाले। मेटाबॉलिज्म होगी लेफ्ट हैंड साइडेड की, अनेबल नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती मेटाबॉलिज्म तो ये डाइजेस्ट नहीं हुई हमारे पास। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, सारे राइट हैंड वाले, तो लेफ्ट हैंड वाले तो कोई एंजाइम ही नहीं है जो कैटालिटिक साइड पे लगा के उसको कर सके। तो ज़ीरो ब्रेकडाउन, ज़ीरो कैलोरीज, नो मेटाबॉलिज्म। क्लियर है, ये रीज़न हो गया। यहाँ से लेके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच आर यूज बाय डायबिटिक्स यूजुअली कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइडेड। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगी अगर आप ये वाली शुगर दे दो। क्लियर है, ये पेपर में रीज़न आता है, आपने अच्छे से तैयार करना है, रिपीट होता है। अब यहाँ मज़ीद देखो, अगर आपके पास, अगर इस चीज़ को एक चीज़ कहूँ कि मैं स्टेरियोमेरिज्म को, क्या है स्टेरियोमेरिज्म, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे क्या नज़र आएगा, राइट हैंड साइड। आपका राइट हैंड साइड मिरर में क्या नज़र आता है, लेफ्ट हैंड साइड। फ़र्क कितना आ रहा है बेटा, डी और एल शुगर में फ़र्क कितना आ रहा है कि इस तरफ राइट नज़र आ रहा है हमें, और लेफ्ट वाली शुगर में क्या नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइडेड में नज़र आ रहा है OH। लेकिन अगर इन दोनों को सामने रख दिया जाए, राइट साइड को और लेफ्ट साइड वाली शुगर को सामने रख दिया जाए, तो ऐसे नहीं लगेगा जैसे एक मिरर में इमेज देख रही है कि मेरा राइट साइड उसका लेफ्ट नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर पूरा सेम है, सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क आ गया। आपका भी पूरा स्ट्रक्चर सेम नज़र आता है, लेकिन लेफ्ट वाला राइट में नज़र आता है, राइट वाला लेफ्ट में नज़र आता है। तो ये जो दोनों आपस में कैसी इमेज बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। डी शुगर और एल शुगर आपस में कैसी बेटा, मिरर इमेज फॉर्म कर रही है। तो व्हाट इज स्टेरियोमेरिज्म, ऐसा फिनोमेना कि जिसके अंदर मिरर इमेज फॉर्म्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेरियोमेरिज्म। अब मिरर इमेज समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसका लेफ्ट इधर राइट नजर आएगा। ये नहीं कि पिक्चर लेके मिरर बना रहे हैं भाई, मिरर की इमेज हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिरर में हम इमेज नहीं ले रहे हैं, असल में हम क्या कह रहे हैं कि डी शुगर एल शुगर ऐसे नज़र आती है जैसे कि मिरर में एक दूसरे की शक्ल है, वही है कि मेरा राइट उधर लेफ्ट है। क्लियर हो गया।